नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनसीईआरटी के कोर्स में, जिसमें हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, भूगोल की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हम इसमें दूसरी इकाई का अध्ययन कर रहे थे, सेकंड यूनिट को हम स्टडी कर रहे हैं। हमने सबसे पहले भूगोल एक विषय के रूप में इस अध्याय को कंप्लीट किया, फिर हमने सौर मंडल में पृथ्वी की बात की और आज हमारा एक और अध्याय खत्म होगा, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और फिर अगली क्लास में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करनी है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इस टॉपिक की बात हमें करना है, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीजन आप जानते हैं कि जितने भी एग्जाम हम अटेम्प्ट करते हैं वहां पर अक्षांश और देशांतर से जुड़े हुए प्रश्न जरूर आते हैं, और इसका सोर्स मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा टॉपिक पढ़ सकें अगर चाहें तो। देखिए, एक तो छठवीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका दूसरा अध्याय, फिर 11वीं कक्षा में एक एनसीईआरटी है प्रयोगात्मक कार्य, भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य, प्रैक्टिकल वर्क इन दी ज्योग्राफी। तो उसका तीसरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से अक्षांश और देशांतर के बारे में दिया गया है। और अगर आपको नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, वीडियो का वेट कीजिए। जैसे ही वीडियो आएगा तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको सारी चीज़ें हम प्रोवाइड भी करवा देंगे ताकि पूरी कहानी आपके दिमाग में बड़े अच्छे तरीके से स्पष्ट हो सके। एक और बात, इस चैप्टर का भी शॉर्ट नोट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस ये आखिरी अध्याय रहेगा दोस्तों, इसके बाद शॉर्ट नोट आपको बनाना है क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही आपका होमवर्क है और यही आपकी लर्निंग है कि कैसे आप बड़े टॉपिक को समराइज करके 1 या 2 पेज में लिखते हैं। और ये आर्ट जब आप विकसित करना शुरू करोगे तो ट्रस्ट मी, आंसर राइटिंग में आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक तो आप चीज़ों को पढ़ोगे तो आपके वर्ड और आपकी लैंग्वेज बेहतर होगी, और जब आप नोट्स बनाओगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि आखिर हम समरी बनाते कैसे हैं, हम समरी को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम तीसरे अध्याय के बारे में, जो हमारा इस यूनिट का तीसरा अध्याय है, उसके बारे में लगभग हमने सभी बातें पढ़ ली थी, पर एक छोटा सा टॉपिक है। आज की क्लास लंबी नहीं होगी, 10 या 20 मिनट की क्लास होगी, तो उस छोटे से टॉपिक को हम खत्म करते हैं। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुश्किल भी है, पर बने रहिएगा क्लास में क्योंकि आज की क्लास हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे, पर प्रयास करेंगे कि क्लास में बने रहें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे, हमने ये सब कुछ डिस्कस किया। हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ा, फिर हमने तारों और ग्रहों का निर्माण पढ़ा, हमने पृथ्वी के उद्भव की बात की, स्थल मंडल के विकास को देखा, वायुमंडल और जलमंडल के विकास को देखा और जीवन की उत्पत्ति को देखा। ये 7 टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर किए और सारी बातों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हमें डिस्कस करना है भूगार्भिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, देखिए, भूगार्भिक समय सारणी को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक हमें ज्योग्राफी की आगने वाली अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना होगा, और ये टॉपिक कम से कम दोस्तों आप 10 से 12 बार पढ़िए। अदरवाइज ज्योग्राफी में आगे बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। कैसे? जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि साहब डायनासोर जो थे वो जुरासिक एज में हुआ करते थे। ठीक है, जो अरावली पर्वत का निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन समय में शुरू हुआ। तो अब हमें इन शब्दों के मतलब भी पता होने चाहिए। और क्या होगा कि मान लीजिए किसी भी टॉपिक पर लिखने के लिए आता है, कब हिमालय के बारे में आ जाए, अरावली के बारे में लिखने आ जाए, तो वहां जब आप एक लाइन जोड़ देते हैं ना, ये प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वत है, इट इज द प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, तो ट्रस्ट में इसका प्रभाव पड़ता है, समझ में आता है कि हाँ, चीज़ों को आपने जोड़ करके पढ़ा है। तो आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन से समय पे कौन सा पर्वत बना,
आज हमारा उद्देश्य बड़ा साफ है कि सिर्फ हमें वो टर्म याद हो जाए या उन टर्म के बारे में एक नॉलेज हो जाए। याद नहीं होगा पहली क्लास में, आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर कम से कम हमें वो टर्म का परिचय तो हो जाए कि कैसे कैसे कौन कौन से समय पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे आगे, जब हम हिमालय को पढ़ेंगे या फिर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्लेट विवर्तनिकी ने काम किया, तब मैं इन नामों का इस्तेमाल करूंगा। और फिर आपको तुरंत अपनी कॉपी में ये टेबल खोलना पड़ेगा और इस टेबल में देखना पड़ेगा कि अगर सर ने कहा है ट्रायसिक, तो ट्रायसिक किस समय की बात कर रहे हैं सर, ये आपको करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये काम भी आप करेंगे। जितनी एडवाइस को आप फॉलो कर रहे हैं उसमें एक और असाइनमेंट आपका ये है कि ये टेबल आपको प्रिंट करा के रखनी है और बार बार जब भी हम किसी टॉपिक की चर्चा करें तुरंत इस टेबल में जाके देखना है। मेक श्योर कि आप मेरी बातों को सीरियसली लें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं भूगर्भिक समय सारणी का अर्थ क्या होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण अर्थात फॉर्मेशन से लेकर के वर्तमान तक का जो समय है, जो लगभग लगभग दोस्तों 4.5 अरब वर्ष पुराना है, इस पूरे समय को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। अब छोटा समय तो है नहीं, 4.5 बिलियन ईयर की बात कर रहे हैं, तो फिर हम लगातार इसमें पीछे जा करके हमने इसे बहुत सारे भागों में बांटा है। देखिए, सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड होता है उसे कहा जाता है सुपर इयॉन। ये सबसे बड़ा टाइम पीरियड है। सुपर इयॉन के अंदर इयॉन आता है, इयॉन के अंतर्गत इरा आती है, इरा के अंतर्गत पीरियड आता है और पीरियड के अंतर्गत इपोक आता है। देखो, इसको आप कुछ ऐसे समझें। याद है आपको, हमने समझा था कि ये हमारा पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर क्या आते हैं, सुपर क्लस्टर आते हैं। सुपर क्लस्टर के अंदर क्या आते हैं, लोकल ग्रुप आते हैं। लोकल ग्रुप के अंदर क्या आता है, गैलेक्सी आती है। गैलेक्सी के अंदर क्या आता है, स्टार। स्टार के अंदर क्या आते हैं, प्लैनेट। याद है? ठीक इसी तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे कि सबसे पहले सुपर इयॉन, सुपर इयॉन के अंतर्गत इयॉन, इयॉन के अंतर्गत इरा, इरा को डिवाइड किया जाता है पीरियड में और पीरियड को डिवाइड किया जाता है इपोक में। नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आपके सामने ये 3-4 शब्द दे दिए जाए और कहा जाए कि इन्हें टाइम के हिसाब से अरेंज कीजिए, ये बताइए इसमें कौन सा समय काल बड़ा है। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, सुपर इयॉन, इसके बाद इयॉन, इयॉन के बाद इरा, इरा को डिवाइड करेंगे पीरियड में और पीरियड को डिवाइड करेंगे इपोक में। ये सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखना है। अब आपके दिमाग में एक और चीज आएगा कि सर मानव की उत्पत्ति, अगर हम मॉडर्न ह्यूमन की बात करें तो ये तो 2.5 से 3 लाख साल पहले आया है, और अगर हम पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो इट इज अराउंड 20 लाख ईयर अगो मानव के एंसेस्टर आ गए थे। तो फिर हमें इस बात का पता कैसे चला कि अरावली इतना पुराना है या फिर पृथ्वी इतनी पुरानी है? तो इस बात के लिए हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं, और जब हम चट्टानों का रेडियोधर्मी अध्ययन करते हैं, जब हम रॉक का रेडियो एक्टिव स्टडी करते हैं, तब हमें टाइम के बारे में पता चलता है। माना जाता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से टकराने की वजह से जो मलबा निकला उससे बना हुआ है। तो हमने उस समय की चट्टानों का अध्ययन किया और ये पाया कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भूगर्भिक समय सारणी को बनाने का आधार क्या है? व्हाट आर दी पैरामीटर्स टू मेक जियोलॉजिकल टाइम स्केल? तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि इसे बनाने का सिर्फ एक आधार है, चट्टानों का रेडियोधर्मी अध्ययन, रेडियो एक्टिव स्टडी ऑफ द रॉक। क्लियर है यहां तक? और तीसरी बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो कंसेप्ट है वो कास्ते दा बफन ने दिया था। किसने दिया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते दा बफन ने ये कंसेप्ट दिया था। तो ये 3 बातें आपको याद रखना है। क्या क्या बातें बताई, एक बार मेरे साथ रिकॉल करेंगे। पहली बात हमने आपको बताई कि अर्थ का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है
ये कंसेप्ट किसने दिया? जवाब देंगे साथ में। सर ये कंसेप्ट कास्ते दा बफन ने दिया, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। दूसरी बात हमने आपको क्या बताई कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल का आधार क्या है, अर्थात किस ग्राउंड पर ये बनाई जाती है। तो आपने बताया रेडियो एक्टिव स्टडी ऑफ रॉक, रेडियो एक्टिव स्टडी ऑफ रॉक, चट्टानों का रेडियोधर्मी परीक्षण। और तीसरी बात, पृथ्वी की आयु कितनी है? तो अर्थ की जो एज है वो रफली 4.5 बिलियन ईयर अगो है। और चौथी बात, हमने डिवीजन कैसे किया है? तो सबसे पहले आता है सुपर इयॉन, सुपर इयॉन को हम इयॉन में डिवाइड करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे एरा, ठीक है, एरा को हम पीरियड में डिवाइड करते हैं और पीरियड को हम इपोक में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सुपर इयॉन को इयॉन में, इयॉन को एरा में, एरा को पीरियड में, और पीरियड को हम किस में डिवाइड करते हैं? इपोक में डिवाइड करते हैं। स्पष्ट है? ये बिल्कुल बेसिक बात है जो जुड़ी हुई है भूगर्भिक समय सारणी से, जो जुड़ी हुई है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। यहाँ तक तो सर कोई समस्या नहीं है, बड़े अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। चलो अब एक मुश्किल पड़ाव की ओर चलते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, बहुत स्मार्ट लोग आप, इसको भी आप आगे निकाल दोगे। अब ये टेबल डिस्कस करना है हमें। आपको पीडीएफ मिलेगा वेबसाइट पर ही, पीडीएफ नोट्स सेक्शन में अवेलेबल है, उसमें आप इसे जूम करके देख सकते हैं। कई लोगों के कमेंट आए थे कि हम सिनॉप्सिस को समझ नहीं पा रहे हैं, तो दोस्त उसको आप डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में। फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद उस पीडीएफ को आप जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं। वो ओरिजिनल साइज का पीडीएफ है जो हमने अपलोड किया है, आप जितना मैक्सिमम जूम करना चाहो आप कर सकते हो उसे, पर पहले उसे डाउनलोड कीजिए आप अपने फ़ोन में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ हमें नाम समझना है, बहुत मेहनत नहीं करनी है। तो अभी तक हमने बताया सुपर इयॉन, तो एक ही सुपर इयॉन हुआ है प्री कैम्बियन, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इयॉन की चर्चा करते हैं, तो एक इयॉन माना जाता है, इयॉन की हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहला इयॉन माना जाता है हेडियन। हेडियन के बाद दूसरा इयॉन है आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टानें हम आगे पढ़ेंगे। फिर है प्रोटेरोजोइक। इसके बाद अभी जिसमें इयॉन में हम हैं उसे कहा जाता है फेनोरोजोइक। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हम किस इयॉन का हिस्सा है, तो जवाब देंगे सर अभी हम फेनोरोजोइक का हिस्सा है। इससे पहले प्रोटेरोजोइक था, प्रोटेरोजोइक से पहले आर्कियन था, और आर्कियन से पहले हेडियन था। तो सवाल मेरे साथ रिवाइज करेंगे। देखो जब ये मुश्किल शब्द आते हैं ना, तो एक बार आप बोला करो मेरे साथ, निश्चित तौर पे आपको चीजें याद होंगी। तो सबसे पहले कौन सा आया? हेडियन। कौन सा आया दोस्तों? हेडियन। और अभी हम किस में हैं? फेनेरोजोइक। अभी हम किस में हैं दोस्तों? फेनेरोजोइक। तो पहला था हेडियन, और जिसमें अभी हम हैं वो है फेनेरोजोइक इयॉन। अब इयॉन को डिवाइड किया गया है एरा में। इयॉन को किस में डिवाइड किया गया है? एरा में। तो यहां आपको एरा याद करने की जरूरत नहीं है, आर्कियन, प्री कैम्बियन इतना काफी है। अब यहां इसको कहा जाता है, वैसे प्री पैलियोजोइक कहा जाता है, पर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले है पैलियोजोइक एरा, इससे पहले होती है प्री पैलियोजोइक एरा, आद्य महाकल्प। प्री पैलियोजोइक एरा, फिर पैलियोजोइक एरा, फिर मेसोजोइक एरा, और इसके बाद सेनोजोइक एरा। बिल्कुल लोड मत लो, बस अभी नाम को सुनो। प्री पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा। अब आपसे पूछेगा कि बताइए हम कहाँ पर हैं, तो आप बताओगे हम सेनोजोइक एरा में हैं। अब दोनों को कनेक्ट करें, हम किस इयॉन में हैं, तो आप बताओगे फेनेरोजोइक इयॉन है और सेनोजोइक एरा है, ठीक है। फेनेरोजोइक इयॉन है और सेनोरोजोइक एरा है, ये आपको बताना है। अब एरा को पीरियड में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से पीरियड हैं समझते हैं। देखिए पैलियोजोइक को सबसे पहले डिवाइड किया गया है कैम्बियन, इसमें डिवाइड किया गया है कैम्ब्रियन। इसके बाद ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन बोलते जाएंगे। फिर है सिलूरियन, सिलूरियन। इसके बाद है डेवोनियन, डेवोनियन। फिर है कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस बहुत इंपॉर्टेंट,
ओके, सुनते हैं आप लोग, कार्बोनिफरस क्रम की चट्टानें। फिर है पर्मियन। ओके, तो ये किसके पीरियड है दोस्तों? ये पैलोजोइक एरा के पीरियड है। तो पैलोजोइक एरा में क्या क्या आ गया? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये सब कुछ किसका हिस्सा है? पैलियोजोइक एरा का हिस्सा है। इसके बाद अगली एरा है मेसोजोइक। तो मेसोजोइक में पहला हिस्सा आता है ट्रायसिक। यहां से डायनासोर की उत्पत्ति शुरू होगी और ये डायनासोर का पीक जुरासिक। फिर आएगा क्रिटेशियस, सुना होगा, क्रिटेशियस क्रम की चट्टानें। ओके, ये किसके पीरियड है? तो ये मेसोजोइक एरा के पीरियड है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, बार बार हम इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ट्रायसिक वो पीरियड है जब गोंडवाना प्लेट का विखंडन शुरू होगा, पूरा का पूरा प्लेट टेक्टोनिक की विवर्तनिकी होना शुरू होगी। तो वहां पर मैं ये इस्तेमाल करूंगा कि ट्रायसिक पीरियड में ये काम हुआ, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए ट्रायसिक पीरियड का मतलब मेसोजोइक एरा और फेनेरोजोइक इयॉन। एक बार मेहनत कर लोगे ना, आप इन सब में मास्टरी कर लोगे। और जब आप इन शब्दों को लिखते हो ना एग्जाम में, ट्रस्ट में ये बहुत प्रभावशाली होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं कि आपको समय का वो नाम याद है कि हाँ इस टाइम पीरियड में ये काम हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों मेसोजोइक में ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। फिर सेनोजोइक में आप देखिए तो दो हैं, एक है टर्शरी जिसे तृतीय भी कहा जाता है और एक है क्वाटरनरी। तो हम कहाँ पर हैं अभी? हम सर सेनोजोइक एरा के क्वाटरनरी पीरियड में हैं, चतुर्थ कल्प में है। तो अगर पूछा जाए हमारा वर्तमान समय कौन सा चल रहा है, तो कोई कहेगा साहब कि 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। लेकिन अब आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो आप बता रहे होंगे कि सर हम अभी फेनेरोजोइक इयॉन में हैं, फेनेरोजोइक इयॉन की सेनोजोइक एरा में है और सेनोजोइक एरा के क्वाटरनरी पीरियड में हम हैं। ये हमारा प्रेजेंट टाइम है जिसमें हम अभी हैं। तो पूछा भी जा सकता है कि बताइए इसको अरेंज कीजिए, हम किसका हिस्सा हैं। अब ये समझना होगा कि ये टाइम पीरियड किसका कितना क्या है। तो ये एनसीईआरटी का है और ये एनसीईआरटी के बाहर का था, लेकिन इजी था इसलिए हमने इसको पिक किया। अब एनसीईआरटी में देखते हैं। देखिए पीरियड को भी ना एपोक में बांटा गया है। तो अब आप देखेंगे कि क्वाटरनरी पीरियड के दो एपोक हैं, एक है होलोसीन और एक है प्लेस्टोसीन। होलोसीन और प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन वो एपोक है जिसमें होमोसेपियन आया और होलोसीन वो एपोक है जिसमें मॉडर्न ह्यूमन या होमोसेपियन सेपियंस आया। टर्शरी को भी 5 भागों में बांटा गया है, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन और पेलियोसीन, इसमें डिवाइड किया गया है। तो इतना भी आपको डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अभी इतना याद करेंगे, इयॉन, इयॉन के बाद एरा और एरा के बाद पीरियड। अब इनका समय काल देखते हैं। देखिए जो सेनियोजोइक एरा है वो 65 मिलियन ईयर से प्रेजेंट, मतलब आज से आप 65 मिलियन साल पहले जाएंगे। अगर मान लो मैंने एक ये टाइम स्केल बनाई, ये हमारा प्रेजेंट है, तो यहां से लेकर के 65 मिलियन ईयर अगो ये किसका टाइम पीरियड होगा? तो ये होगा दोस्तों सेनियोजोइक एरा का। किसका टाइम पीरियड होगा? सेनोजोइक एरा का टाइम पीरियड होगा। फिर आप 65 मिलियन के बाद अगर 245 मिलियन तक आएंगे तो ये किसका टाइम पीरियड होगा? ये होगा मेसोजोइक। इसका टाइम पीरियड होगा मेसोजोइक। और फिर यहां से आप 570 मिलियन साल पहले आएंगे तो ये किसका टाइम पीरियड होगा? ये टाइम पीरियड होगा पेलियोजोइक एरा का। किसका टाइम पीरियड होगा? पेलियोजोइक एरा का। और फिर इसके पीछे अगर आप बहुत पीछे जाना है, अब आपको 4800 मिलियन, बहुत लंबा समय है, ये कहलाएगा प्री कैम्बियन, वही समय जब भारत में अरावली पर्वत का निर्माण होगा। तो ये पूरे आपके एरा हैं। तो इसको अगर भी कभी भी टाइम पीरियड के हिसाब से याद करना हो तो इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा वर्तमान है,
वर्तमान से हम 65 मिलियन साल पीछे जाएंगे तो ये कौन सा साल कहलाएगा? सेनियोजॉइक एरा कहलाएगा, जिसमें हम हैं। वहां 65 से 245 पीछे जाएंगे तो ये मेसोजॉइक एरा कहलाएगा। 245 से 570 तो ये दोस्तों पैलियोजॉइक एरा कहलाएगा। और 570 से 4800 मिलियन पीछे जाएंगे तो ये प्री कैम्बियन एरा कहलाएगा। अब इसमें ना हम कुछ पीरियड की या इपोक की बात कर लेते हैं। जैसे होलोसीन, तो होलोसीन का समय माना जाता है आज से 10,000 साल पीछे तक का समय। प्लीस्टोसीन ये 10,000 से 20 लाख साल पुराना समय माना जाता है। प्लायोसीन ये 2 से 5 मिलियन पुराना समय है। मायोसीन 5 से 24 मिलियन। ओलिगोसीन 24 से 37 मिलियन ईयर। इयोसीन 37 से 58। प्लायोसीन 57 से 65। ठीक इसी तरह यहाँ पर आप देखें जुरेसिक, तो जुरेसिक का पूरा एज यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि जुरेसिक 144 से 208 मिलियन वर्ष पुरानी हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी टाइम स्केल है। इसे सिर्फ अभी आपको जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ, टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप सिर्फ इतना याद कीजिए कि इयॉन कौन कौन से हैं। पहला काम हो गया आपका। एरा कौन कौन सी है और एरा के अंतर पीरियड कौन कौन से हैं। और डेली हम क्या करेंगे, बीच में इसको जैसे जैसे हम शब्दों की चर्चा करेंगे तो मैं आपको पूरा रिकॉल करा दूंगा। तो आप देखोगे जैसे जैसे ज्योग्राफी का कोर्स आगे बढ़ता जाएगा इस पर कमांड आपकी इस्टेब्लिश होती जाएगी। फिलहाल आप सिर्फ एरा और पीरियड के नाम याद कीजिए और हो सके तो इपोक को भी पढ़ लीजिए। और जब भी आप इसका समय निकालेंगे इसी तरीके से निकालिए। सबसे पहले एक लाइन खींचिए, यहाँ पर लिखिए प्रेजेंट, और पहला आपका कौन सा है? सेनियोजॉइक एरा। तो सेनियोजॉइक एरा में लिख देंगे यहाँ 65 मिलियन। अब स्पष्ट दिखेगा आपको कि आज से 65 मिलियन पुराना जो समय है वो किसका समय है? सेनियोजॉइक। अब इसे भी दो भागों में आप बांट दीजिए। एक हिस्सा हो जाएगा क्वार्टरनरी और एक हो जाएगा टर्सरी। तो क्वार्टरनरी कब से कब तक चला है? तो प्रेजेंट से लेकर के 2 मिलियन वर्ष पहले। और टर्शरी कब से कब तक चला है? प्रेजेंट से लेकर के 65 मिलियन। लीजिए और क्लियर हो गया और स्पष्ट हो गई ये टाइमलाइन, है ना। तो इस तरह से आप इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें ना मेरा काम बस इतना ही था दोस्तों कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे सकता था। अब आपको इसे मेहनत करके बनाना है। इस तरह से मेहनत कीजिए, बनाइए, धीरे धीरे करके इनको याद कीजिए। कल आपका पहला टेस्ट है तो कल आपसे दोबारा हम मिलेंगे और कल लगभग आपका सेशन जो है वो 1-1.25 घंटे का सेशन होगा। आपको कम से कम कुछ नहीं तो 30 प्रश्न लगाना है, बहुत अच्छे प्रश्न लगाना है। पूरे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, उन्हें आप सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस आएगा। मुख्य परीक्षा के लिए भी कम से कम मैं आपको 2 से 3 प्रश्न लिखने के लिए दूंगा। एटलीस्ट आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। और जब मैं आंसर राइटिंग के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं एक छोटी सी बात आपको यहीं बता दूँ। आंसर राइटिंग ना बहुत डरावनी चीज़ है, हम नहीं लिखना चाहते। ट्रस्ट मी, अगर आप लोग ने कोशिश की है तो आप जानते होंगे इस बात को कि हम लिखना ही नहीं चाहते दोस्तों। बहुत डर लगता है लिखने में। दिमाग ना अलग अलग प्रकार के बहाने करता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि मन के मत की मत सुनियो रे, ये गाना सुना है आपने? वो सच है। जब आप लिखने बैठोगे आपके दिमाग में पहला ख्याल आएगा, यार पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने देते हैं फिर लिखेंगे। फिर आपके दिमाग में दूसरा ख्याल आएगा, यार लिखना क्या है, मन में सोच लेते हैं, यही भाषा तो लिखेंगे, ठीक है लिखो मत, मन में लिख लो, ठीक है। फिर तीसरा ख्याल आएगा कि यार लिखने से बेहतर है रिवीजन कर लेते हैं, कुछ आगे का पढ़ते हैं, लिखने की कौन सी बड़ी बात है। जब मेंस देंगे तो 1-2 दिन पहले लिखना शुरू कर देंगे। अलग अलग ख्याल आएंगे। यही एक रीज़न है कि हमारा पहला डिक्लाइन शुरू होता है यूपीएससी या पीएससी की प्रिपरेशन में। दैट्स आवर फर्स्ट मिस्टेक। और ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मुझे एक्टिवली पीएससी की फील्ड में पढ़ाते हुए 3 साल हो गए। बहुत एक्टिवली पढ़ा रहा हूँ मैं 3 सालों से। और हर बैच की शुरुआत में मैंने ये बात बोली है कि एमसीक्यू लगाइए समय से, रिवीजन हर दिन कीजिए और आंसर लिखिए। आप मानेंगे नहीं दोस्तों कि 98% लोग ये फॉलो नहीं करते। और फिर हम आखिरी में जब आते हैं ना तो हम कहते हैं हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते,
हम रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं कोचिंगों के ऊपर, टीचर के ऊपर। नहीं, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद तो लो, तब तो जाकर के आप देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे, है ना। तो मेक श्योर कि जो भी बातें हम आपसे कह रहे हैं, ट्रस्ट में ये बहुत टेस्टेड चीज़ें हैं दोस्तों, इनको अप्लाई कीजिए और बेहतर बनिए। तो जो भी मैं आपको प्रश्न लिखने के लिए दूंगा, बहुत बच्चों वाले प्रश्न रहेंगे। जैसे मैं आपको लिखने दूंगा कि बताइए तारा और ग्रह में क्या अंतर है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न जो एनसीईआरटी की किताब में दिए गए। बताइए स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, बताइए पृथ्वी पर जलमंडल वायुमंडल कैसे बना, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। लेकिन लिखना तो शुरू करोगे आप। अच्छा बुरा भूल जाओ, आपको सोचना ही नहीं है अच्छा है बुरा है, बस लिखो लिखो, और फिर उसको 2 दिन बाद पढ़ो दोबारा, फिर उसको दोबारा लिखो, क्योंकि 2 दिन बाद ना आपको समझ में आएगा कि इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते थे। तो एक उत्तर को कम से कम 4 से 5 बार लिखो, आप देखोगे कि 5वीं बार में वो बेहतर आंसर उभर करके आएगा। ठीक है, ख्याल रखिए, कल आपसे मिलते हैं, कल आपका टेस्ट है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।